प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है रेडियो पाठशाला में। 14 अप्रैल 1891 भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। देश राजनीतिक रूप से गुलाम था, लेकिन उससे भी गहरी गुलामी समाज के भीतर मौजूद थी। जाति की गुलामी। समाज जन्म के आधार पर बटा हुआ था। किसी का सम्मान उसके कर्म से नहीं, बल्कि उसकी जाति से तय किया जाता था। कुछ लोगों को मंदिर, शिक्षा, पानी और सम्मान तक का अधिकार था, जबकि करोड़ों लोग केवल जन्म के कारण हीन समझे जाते थे। ये केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि मनुष्य की आत्मा को तोड़ देने वाली मानसिक कैद थी। इसी दौर में मध्य प्रदेश के महू नगर में एक बालक का जन्म हुआ, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये जन्म किसी सामान्य परिवार में नहीं, बल्कि उस समाज में हुआ जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। जन्म लेते ही समाज ने उसकी पहचान तय कर दी थी। अधिकार नहीं, अपमान उसका भविष्य माना गया था। बचपन से ही उन्हें वो कठोर सच्चाई देखने को मिली जिसे इतिहास अक्सर छुपा देता है। स्कूल में बैठने के लिए अलग जगह, पानी पीने के लिए किसी दूसरे का इंतजार, और हर कदम पर ये एहसास कि समाज उन्हें इंसान नहीं मानता। लेकिन यही अपमान उनके भीतर प्रश्न पैदा कर रहा था। क्या मनुष्य का मूल्य जन्म से तय होगा या ज्ञान और कर्म से? महू से शुरू हुआ ये जीवन केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था। ये उस व्यवस्था के खिलाफ पहला मौन विद्रोह था, जिसने सदियों से लाखों लोगों को दबा कर रखा था। जहां अधिकांश लोग अन्याय को भाग्य मानकर स्वीकार कर लेते थे, वहीं इस बालक के भीतर अन्याय को समझने और उसे बदलने की जिज्ञासा जन्म ले रही थी। उनका जन्म इसलिए ऐतिहासिक बन गया क्योंकि पहली बार समाज के सबसे निचले पायदान से कोई व्यक्ति उठकर पूरे सामाजिक ढांचे को चुनौती देने वाला था। ये केवल एक व्यक्ति का जन्म नहीं था, बल्कि विचार का जन्म था। समानता का विचार, शिक्षा की शक्ति का विचार और मानव सम्मान की नई परिभाषा का जन्म। इसी क्षण से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जिसने आगे चलकर करोड़ों लोगों को ये विश्वास दिया कि इतिहास केवल राजाओं और साम्राज्यों से नहीं बनता, बल्कि उस व्यक्ति से बनता है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर देता है। महू में जन्मी ये रोशनी धीरे धीरे पूरे भारत में सामाजिक क्रांति की मशाल बनने वाली थी। एक बच्चे के लिए स्कूल ज्ञान का मंदिर होना चाहिए, लेकिन उस समय समाज की कठोर सच्चाई ये थी कि शिक्षा भी बराबरी का अधिकार नहीं थी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जब विद्यालय पहुंचे तो उन्हें विद्यार्थी नहीं, पहले उनकी जाति के रूप में देखा गया। कक्षा में बैठने के लिए अलग स्थान दिया जाता था। शिक्षक पढ़ाते तो थे, लेकिन स्पर्श से दूरी बनाए रखते थे। सबसे पीड़ादायक अनुभव था पानी। प्यास लगने पर वे स्वयं घड़े को छू नहीं सकते थे। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति दया करके पानी पिलाए तभी प्यास बुझ सकती थी। कई बार पूरा दिन बिना पानी के गुजर जाता। ये केवल शारीरिक कष्ट नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला अनुभव था। एक मासूम मन के सामने सवाल खड़ा हो रहा था, क्या इंसान होना भी जन्म से तय होता है? ऐसे अपमान अक्सर लोगों को तोड़ देते हैं। समाज चाहता भी यही है कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं को कमजोर मान ले। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके भीतर अपमान आग बन जाता है। वही आग विचारों को जन्म देती है। अन्याय जब बार बार सामने आता है तो मन दो रास्तों में से एक चुनता है। या तो चुप रहकर स्वीकार कर ले या प्रश्न करना शुरू कर दे। यहीं से विद्रोह का जन्म हुआ। ये विद्रोह हिंसा का नहीं था, बल्कि सोच का विद्रोह था। उन्होंने समझ लिया कि समस्या किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था की है। अगर व्यवस्था गलत है तो उसे बदलना ही सच्चा समाधान है। सामाजिक अपमान ने उनके भीतर गहरी मानसिक शक्ति पैदा की। उन्होंने तय किया कि सम्मान भीख में नहीं मिलेगा, उसे ज्ञान और संघर्ष से हासिल करना होगा। यही अनुभव आगे चलकर उनके सबसे बड़े सिद्धांत में बदल गया। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि मनुष्य को मानसिक गुलामी से मुक्त करने का हथियार है। अन्याय को स्वीकार न करना ही असली साहस है। बचपन की वे घटनाएं जो किसी को जीवन भर के लिए तोड़ सकती थीं, वहीं उनके व्यक्तित्व की नींव बन गईं। अपमान ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि समाज को बदलने का संकल्प दिया। यही वो क्षण था जब पीड़ा ने चेतना का रूप लिया और एक बालक धीरे धीरे सामाजिक क्रांति का विचारक बनने लगा। जब समाज किसी व्यक्ति से सम्मान छीन लेता है, तब उसके पास दो रास्ते बचते हैं। या तो वो परिस्थितियों के सामने हार मान ले या ज्ञान को अपना हथियार बना ले। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने दूसरा रास्ता चुना।
उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि सामाजिक गुलामी की जड़ अज्ञान है और अज्ञान को केवल शिक्षा ही समाप्त कर सकती है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उनका सफर समुद्र पार पहुंचा। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं था, ये उस समाज के लिए ऐतिहासिक घटना थी जिसे सदियों से शिक्षा से दूर रखा गया था। वहां उन्होंने पहली बार ऐसा वातावरण देखा जहां व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या जन्म से नहीं बल्कि उसके विचार और प्रतिभा से होती थी। समानता का ये अनुभव उनके चिंतन को गहराई से बदल गया। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रैजिन में अध्ययन ने उनके दृष्टिकोण को वैश्विक बना दिया। अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन करते हुए उन्होंने समझा कि समाज केवल भावनाओं से नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच और न्यायपूर्ण संस्थाओं से बदलता है। शिक्षा उनके लिए डिग्री प्राप्त करना नहीं बल्कि समाज को समझने और बदलने की प्रक्रिया थी। इसी अनुभव से उनका प्रसिद्ध संदेश जन्मा, एजुकेट। लेकिन इसका अर्थ केवल पढ़ना लिखना नहीं था। एजुकेट का वास्तविक अर्थ था प्रश्न करना सीखना, सीखना, सीखना और सत्य को परंपरा से ऊपर रखना। शिक्षा मनुष्य को ये साहस देती है कि वो गलत को गलत कह सके, चाहे वो कितनी ही पुरानी परंपरा क्यों ना हो। उन्होंने देखा कि कई बार समाज परंपरा के नाम पर अन्याय को भी पवित्र बना देता है। जब ज्ञान सो जाता है तब परंपरा सत्ता बन जाती है, लेकिन जब ज्ञान जागता है तब मनुष्य स्वतंत्र सोचने लगता है। यही कारण था कि उन्होंने ज्ञान को मुक्ति का मार्ग कहा, क्योंकि शिक्षा केवल दिमाग नहीं बदलती, वो आत्मसम्मान को जन्म देती है। ज्ञान और परंपरा का संघर्ष वास्तव में अतीत और भविष्य का संघर्ष है। परंपरा उपयोगी हो सकती है, लेकिन अंधी परंपरा मनुष्य को रोक देती है। ज्ञान मनुष्य को आगे बढ़ाता है, उसे वैज्ञानिक और मानवीय बनाता है। इसलिए उनके लिए शिक्षा व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का आधार थी। यहीं से ये विचार मजबूत हुआ कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है। शिक्षा ही वो शक्ति है जो गुलामी को चेतना में बदल देती है और एक दबा हुआ समाज आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना सीखता है। जब कोई व्यवस्था सदियों तक चलती रहती है तो लोग उसे प्राकृतिक सत्य मानने लगते हैं। भारत में जाति व्यवस्था भी इसी तरह स्थापित हुई थी। इसे केवल धार्मिक आस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि जाति केवल धर्म का विषय नहीं बल्कि एक जटिल सामाजिक संरचना थी। ऐसी संरचना जिसने समाज को स्थायी रूप से ऊंच नीच में बांट दिया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने जाति को भावनाओं या आस्था के आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से समझा। उन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था का उद्देश्य समाज में श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का स्थायी विभाजन था। जन्म के आधार पर पेशा, सम्मान और अवसर तय कर दिए गए, जिससे सामाजिक गतिशीलता लगभग समाप्त हो गई। ये व्यवस्था इसलिए टिक पाई क्योंकि इसे ईश्वरीय व्यवस्था कहकर प्रश्नों से बचाया गया। सबसे खतरनाक पहलू था मनोवैज्ञानिक गुलामी। जब किसी व्यक्ति को बार बार बताया जाए कि वो जन्म से हीन है, तो धीरे धीरे वो स्वयं भी उसी पर विश्वास करने लगता है। ये गुलामी बाहरी बेड़ियों से अधिक मजबूत होती है, क्योंकि इसमें इंसान खुद अपनी सीमाएं स्वीकार कर लेता है। शोषण तब स्थायी बन जाता है जब पीड़ित व्यक्ति अन्याय को भाग्य समझने लगे। समाज असमानता को सामान्य बनाने के लिए कई तरीके अपनाता है। परंपराएं, धार्मिक कथाएं, सामाजिक नियम और सांस्कृतिक व्यवहार मिलकर ऐसी मानसिकता बनाते हैं जहां भेदभाव दिखाई ही नहीं देता। लोग अन्याय को व्यवस्था और व्यवस्था को धर्म समझने लगते हैं। यही कारण है कि सदियों तक करोड़ों लोग समान अधिकारों से वंचित रहे, लेकिन समाज को ये असामान्य नहीं लगा। इसी स्थिति को बदलने के लिए सोच की क्रांति आवश्यक थी। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन केवल कानून से नहीं आएगा बल्कि मानसिकता बदलने से आएगा। जब तक मनुष्य प्रश्न नहीं करेगा तब तक अन्याय जीवित रहेगा। सोच की क्रांति का अर्थ था जन्म से ऊपर मानवता को रखना, परंपरा से ऊपर तर्क को रखना और भय से ऊपर आत्मसम्मान को रखना। ये विश्लेषण केवल जाति की आलोचना नहीं था बल्कि समाज को आईना दिखाने का प्रयास था। संदेश स्पष्ट था, किसी भी सभ्यता की महानता इस बात से तय होती है कि वो अपने सबसे कमजोर नागरिक के साथ कैसा व्यवहार करती है।
इसलिए वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब समाज अपनी सोच को बदलने का साहस करे और समानता को केवल आदर्श नहीं बल्कि व्यवहार बनाए। जब भारत स्वतंत्रता की बात कर रहा था तब एक बड़ा प्रश्न सामने खड़ा था। क्या केवल अंग्रेजों से आज़ादी ही वास्तविक स्वतंत्रता होगी या समाज के भीतर दबे हुए लोगों को भी बराबरी का अधिकार मिलेगा? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने स्पष्ट कहा कि यदि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को अधिकार नहीं मिला तो स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। उन्होंने समझा कि सामाजिक सम्मान केवल नैतिक अपील से नहीं मिलता बल्कि राजनीतिक शक्ति से आता है। इसलिए उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई। उनका तर्क था कि जो लोग सदियों से निर्णय प्रक्रिया से बाहर रहे हैं, उनकी समस्याएं तब तक नहीं समझी जाएंगी जब तक वे स्वयं सत्ता और नीति निर्माण में भागीदारी नहीं करेंगे। इसी संदर्भ में पृथक निर्वाचन का प्रश्न सामने आया। उनका विचार था कि वंचित समाज को अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र आवाज बन सकें। ये मांग किसी विभाजन के लिए नहीं थी बल्कि न्यायपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए थी। उनका उद्देश्य समाज को तोड़ना नहीं बल्कि लोकतंत्र को वास्तविक बनाना था। ऐसा लोकतंत्र जिसमें हर वर्ग की आवाज सुनी जाए। यहीं से दलित चेतना का उदय हुआ। पहली बार करोड़ों लोगों ने स्वयं को दया के पात्र के रूप में नहीं बल्कि अधिकार मांगने वाले नागरिक के रूप में देखना शुरू किया। ये मानसिक परिवर्तन सबसे बड़ी क्रांति था। लोगों ने समझा कि सम्मान किसी की कृपा से नहीं बल्कि अधिकारों से मिलता है। उन्होंने बार बार चेतावनी दी कि दया और सहानुभूति स्थायी समाधान नहीं है। दया अस्थायी राहत देती है, लेकिन स्वाभिमान स्थायी स्वतंत्रता देता है। दया देने वाला हमेशा ऊंचाई पर खड़ा रहता है, जबकि अधिकार समानता स्थापित करते हैं। इसलिए उनका संघर्ष करुणा पाने का नहीं बल्कि न्याय पाने का संघर्ष था। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नारा नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक अवस्था है। जब तक हर व्यक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबरी से शामिल नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। अधिकारों के बिना स्वतंत्रता केवल शब्द बनकर रह जाती है, लेकिन अधिकार मिलने पर ही नागरिक सचमुच स्वतंत्र बनता है। भारत स्वतंत्र होने जा रहा था, लेकिन एक बड़ा प्रश्न सामने था। क्या नया राष्ट्र केवल सत्ता परिवर्तन होगा या एक न्यायपूर्ण समाज की शुरुआत भी करेगा? इसी ऐतिहासिक क्षण में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये केवल कानूनी दस्तावेज लिखने का कार्य नहीं था, बल्कि सदियों की असमानता से जूझते समाज के लिए भविष्य की दिशा तय करना था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया आसान नहीं थी। भारत विविधताओं से भरा देश था। अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और सामाजिक असमानताएं। चुनौती ये थी कि ऐसा ढांचा बनाया जाए जिसमें हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। उन्होंने विश्व के कई संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसका केंद्र बिंदु था मानव गरिमा। मौलिक अधिकारों को संविधान का हृदय इसलिए बनाया गया क्योंकि बिना अधिकारों के स्वतंत्रता केवल प्रतीक बन जाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और कानून के सामने बराबरी, ये केवल कानूनी प्रावधान नहीं थे बल्कि उस समाज के लिए सुरक्षा कवच थे जहां सदियों से कुछ लोगों को इंसान होने का अधिकार भी नहीं मिला था। मौलिक अधिकारों ने पहली बार हर नागरिक को राज्य के सामने समान दर्जा दिया। उन्होंने लोकतंत्र की एक गहरी परिभाषा दी। लोकतंत्र केवल चुनाव या वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है। यदि समाज में सम्मान और समान अवसर नहीं है तो मतदान भी वास्तविक लोकतंत्र नहीं बना सकता। लोकतंत्र का अर्थ है कि हर व्यक्ति स्वयं को राष्ट्र का बराबर हिस्सा महसूस करे, उसकी आवाज सुनी जाए और उसका सम्मान सुरक्षित रहे। कानून को उन्होंने सामाजिक न्याय का साधन माना। कानून केवल अपराध रोकने के लिए नहीं बल्कि ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए भी होना चाहिए। संविधान इसलिए शक्तिशाली बना क्योंकि उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मूल आधार बनाया गया। ये एक ऐसे समाज का सपना था जहां जन्म नहीं बल्कि नागरिकता मनुष्य की पहचान बने। इस पूरी प्रक्रिया का संदेश स्पष्ट था। समाज केवल नैतिक उपदेशों से नहीं बदलता बल्कि न्यायपूर्ण संस्थाओं और मजबूत कानूनों से बदलता है। संविधान एक पुस्तक नहीं बल्कि समानता का शस्त्र बना, जिसने हर नागरिक को ये अधिकार दिया कि वो अन्याय के सामने खड़ा हो सके और कानून को अपनी शक्ति बना सके। समाज में समानता की बात केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं हो सकती। यदि किसी एक समूह को अधिकार मिले और बाकी लोग वंचित रहें तो न्याय अधूरा रह जाता है।
डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने सामाजिक परिवर्तन को व्यापक दृष्टि से देखा। उनके लिए मुक्ति का अर्थ केवल जातिगत बराबरी नहीं था, बल्कि महिला, मजदूर और पूरे बहुजन समाज की स्वतंत्रता था। उन्होंने श्रमिकों की स्थिति को गहराई से समझा। औद्योगिक युग में मजदूर लंबे समय तक काम करते थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा, सम्मान और उचित वेतन नहीं मिलता था। उन्होंने श्रमिकों के लिए कार्य समय सीमित करने, मजदूर कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका विश्वास था कि राष्ट्र की वास्तविक ताकत महलों में नहीं, बल्कि मेहनतकश हाथों में होती है। इसलिए श्रमिक अधिकार सामाजिक न्याय का अनिवार्य हिस्सा थे। महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनका दृष्टिकोण अपने समय से बहुत आगे था। उन्होंने माना कि किसी समाज की प्रगति का सबसे बड़ा मापदंड उसकी महिलाओं की स्थिति होती है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति के अधिकार, विवाह और उत्तराधिकार में समान अधिकार देने की वकालत की। उनके प्रयासों में महिला सम्मान केवल सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आधारशिला था। उनका विचार स्पष्ट था, यदि महिला स्वतंत्र नहीं है तो समाज भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय का उनका अर्थ केवल अवसर देना नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक असमानताओं को समझकर उन्हें सुधारना था। न्याय तभी संभव है जब समाज कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने के लिए वास्तविक अवसर प्रदान करे। समानता का अर्थ सभी को एक जैसा मान लेना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों से ऊपर उठने का अवसर देना है। यही से असली लोकतंत्र की अवधारणा सामने आती है। लोकतंत्र केवल सरकार चुनने का अधिकार नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान और भागीदारी है। जब मजदूर सुरक्षित हो, महिला सम्मानित हो और बहुजन समाज आत्मविश्वास से खड़ा हो, तभी लोकतंत्र जीवित माना जा सकता है। ये विचार हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र संसद भवनों से नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन से मापा जाता है। जब न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में दिखाई देने लगे, तभी एक राष्ट्र सचमुच लोकतांत्रिक बनता है। जीवन भर सामाजिक अन्याय और भेदभाव को देखने के बाद ये प्रश्न स्वाभाविक था कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है। क्या धर्म मनुष्य को बांटने के लिए है या उसे नैतिक और मानवीय बनाने के लिए? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने धर्म को परंपरा या कर्मकांड की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव कल्याण के आधार पर समझने का प्रयास किया। उन्होंने धर्म की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की। धर्म वो है जो मनुष्य को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की ओर ले जाए। यदि कोई व्यवस्था मनुष्य को हीन बनाती है, प्रश्न करने से रोकती है या जन्म के आधार पर भेदभाव को सही ठहराती है, तो वो धर्म नहीं, सामाजिक नियंत्रण का साधन बन जाती है। उनके लिए धर्म का उद्देश्य आत्मा की शांति से अधिक समाज की नैतिक उन्नति था। इसी खोज ने उन्हें गौतम बुद्ध के विचारों की ओर आकर्षित किया। गौतम बुद्ध ने तर्क, करुणा और अनुभव पर आधारित जीवन मार्ग प्रस्तुत किया था। बुद्ध का धर्म आस्था से अधिक समझ पर आधारित था, जहां अंधविश्वास नहीं, बल्कि जागरूकता और नैतिकता को महत्व दिया गया। ये विचार उन्हें इसलिए महत्वपूर्ण लगा क्योंकि इसमें मनुष्य की गरिमा सर्वोपरि थी। उन्होंने धर्म और अंधविश्वास के बीच स्पष्ट अंतर बताया। धर्म वो है जो मनुष्य को सोचने की स्वतंत्रता दे, जबकि अंधविश्वास वो है जो भय पैदा करके प्रश्नों को समाप्त कर दे। जब समाज बिना समझे परंपराओं का पालन करता है, तब धर्म अपनी मूल भावना खो देता है। लेकिन जब धर्म नैतिकता, करुणा और तर्क से जुड़ता है, तब वो समाज को बेहतर बनाता है। नैतिक समाज की उनकी कल्पना ऐसी थी जहां मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और मानवता से तय हो। उन्होंने कहा कि कानून समाज को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन नैतिकता ही समाज को स्थायी रूप से न्यायपूर्ण बनाती है। इसलिए धर्म का उद्देश्य स्वर्ग प्राप्त करना नहीं, बल्कि धरती पर न्याय और करुणा स्थापित करना होना चाहिए। ये यात्रा केवल व्यक्तिगत आस्था का परिवर्तन नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक संदेश थी। मनुष्य को ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो उसे स्वतंत्र बनाए, जागरूक बनाए और दूसरों के दुख को समझने की संवेदना दे। जब धर्म मानवता से जुड़ता है, तभी समाज वास्तव में सभ्य बनता है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी एक राष्ट्र सुरक्षित नहीं हो जाता। सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि भीतर की सोच से पैदा होता है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत को एक गंभीर चेतावनी दी थी। लोकतंत्र केवल संविधान लिख देने से स्थायी नहीं होता, उसे समाज की चेतना में जीवित रखना पड़ता है। उन्होंने विशेष रूप से हीरो पूजा से सावधान रहने की बात कही।
जब जनता किसी नेता या व्यक्ति को इतना महान मान लेती है कि उसके निर्णयों पर प्रश्न करना बंद कर देती है, तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। लोकतंत्र व्यक्ति की नहीं, विचारों और संस्थाओं की व्यवस्था है। यदि नागरिक प्रश्न पूछना छोड़ दें तो धीरे धीरे स्वतंत्रता सत्ता के केंद्रीकरण में बदल सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि श्रद्धा निजी जीवन में अच्छी हो सकती है, लेकिन राजनीति में अंधभक्ति खतरनाक होती है। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण माना। मतदान का अधिकार मिल जाना पर्याप्त नहीं है यदि समाज में बराबरी, सम्मान और भाईचारा मौजूद न हो। यदि समाज में जाति, भेदभाव और असमानता बनी रहती है तो लोकतंत्र केवल कागज पर रह जाएगा। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है हर व्यक्ति स्वयं को समाज का समान सदस्य महसूस करे। शिक्षा को उन्होंने लोकतंत्र की सुरक्षा दीवार बताया। शिक्षित नागरिक ही सत्ता से प्रश्न कर सकता है, कानून को समझ सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। बिना शिक्षा के लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल सकता है, जहां निर्णय तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं और भ्रम से प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षा को केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं बल्कि राष्ट्र की रक्षा का साधन माना। आज के भारत के लिए उनका संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि राजनीतिक समानता और सामाजिक असमानता साथ साथ चलती रही तो समाज में तनाव बढ़ेगा। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नागरिकों को जागरूक, वैज्ञानिक सोच वाला और संवेदनशील होना आवश्यक है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सरकार की देन नहीं बल्कि जनता की जिम्मेदारी है। जब नागरिक जागरूक रहते हैं, प्रश्न करते हैं और समानता के मूल्यों को जीवन में अपनाते हैं, तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहता है। स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए निरंतर चेतना और जिम्मेदारी आवश्यक है। इतिहास केवल महान व्यक्तियों की जीवनी नहीं होता, बल्कि उनके विचारों से पैदा हुई चेतना का प्रवाह होता है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपने जीवन के अनुभवों से जो संदेश दिया, वो केवल एक नारा नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का पूरा दर्शन था। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो का अर्थ केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं सोचने की क्षमता विकसित करना, अंधविश्वास से मुक्त होना और सत्य को समझने की बुद्धि पैदा करना। शिक्षा मनुष्य को आत्मविश्वास देती है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान कराती है और मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ती है। शिक्षित व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी प्रकाश बनता है। संगठित रहो का अर्थ है सामूहिक शक्ति को पहचानना। इतिहास गवाह है कि अकेला व्यक्ति संघर्ष शुरू कर सकता है, लेकिन परिवर्तन हमेशा समाज मिलकर करता है। जब लोग जाति, डर और विभाजन से ऊपर उठकर समान उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं, तभी न्याय संभव होता है। संगठन समाज को आवाज देता है और कमजोर को शक्ति प्रदान करता है। संघर्ष करो का अर्थ हिंसा नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ सतत जागरूक प्रयास है। संघर्ष का मतलब है अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना, गलत परंपराओं को चुनौती देना और समानता के लिए शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ प्रयास करना। अधिकार कभी स्थायी रूप से दिए नहीं जाते, उन्हें जागरूक समाज लगातार सुरक्षित रखता है। यही आत्मसम्मान की क्रांति है, जब व्यक्ति स्वयं को कमतर मानना बंद कर देता है। सबसे बड़ी जीत बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होती है। जिस दिन मनुष्य अपने मूल्य को पहचान लेता है, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। आत्मसम्मान समाज को दया की मानसिकता से निकालकर अधिकार की चेतना तक ले जाता है। नई पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो स्वतंत्रता को केवल विरासत न माने बल्कि उसे जीवित रखे। वैज्ञानिक सोच, संवेदनशीलता, समानता और मानवता को जीवन में अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। भविष्य वही समाज बनाता है जिसकी युवा पीढ़ी जागरूक होती है। ज्ञान तभी जीवित रहता है जब समाज प्रश्न करता है। जब मनुष्य जिज्ञासा छोड़ देता है, तब अंधविश्वास जन्म लेता है और सोच की स्वतंत्रता समाप्त होने लगती है। प्रश्न करना विद्रोह नहीं बल्कि चेतना का संकेत है। यही प्रश्न सत्य की खोज को आगे बढ़ाते हैं और समाज को स्थिर नहीं बल्कि प्रगतिशील बनाते हैं। महान विचारक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने हमें सिखाया कि ज्ञान को जीवित रखने के लिए साहस चाहिए, सोचने का साहस, गलत को चुनौती देने का साहस और न्याय के पक्ष में खड़े होने का साहस। जब समाज प्रश्न करता है, तब लोकतंत्र मजबूत होता है, विज्ञान आगे बढ़ता है और मानवता सुरक्षित रहती है। ज्ञान परंपरा से नहीं, प्रश्न, तर्क और जागरूकता से जन्म लेता है।
सोचिए, समझिए और जागरूक बनिए, क्योंकि जागरूक समाज ही स्वतंत्र समाज होता है। ये ऑडियो बुक रेडियो पाठशाला की बहुजन उत्थान प्लेलिस्ट का एक विशेष एपिसोड है। ऐसी ही गहन, ज्ञानवर्धक और चिंतनशील ऑडियो बुक सुनने के लिए रेडियो पाठशाला की सभी प्लेलिस्ट अवश्य देखें। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विचार, नए प्रश्न और नए ज्ञान के साथ। आपका समय, आपका विश्वास और ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा ही रेडियो पाठशाला की असली शक्ति है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न, नई खोज और नई चेतना के साथ।